गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस आपको भेजे जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद मैंने आपको एनर्जीज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस पढ़ाया जिसमें मैंने न्यूट्रिशन के विषय में आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ाए थे जिसमें 2 तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं आपको तीसरा वीडियो भेज रही हूँ जिसमें टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं। 3 तरीके से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं। पहला मैंने आपको पहले ही बताया कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं। पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? देखिए, सैप्रो का मीनिंग होता है रॉटन। रॉटन मतलब सड़ा हुआ। और क्या होता है आप बताइए। सैप्रो का मीनिंग होता है रॉटन। सो ए सैप्रोफिक ऑर्गेनिजम्स ड्रॉज इट फूड फ्रॉम रॉटिंग वुड ऑफ डेड एंड डिकेइंग ट्रीज, rotten leaves, dead animals and household waste like rotten bread, etc. The organisms having saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. समझ में आ गया? यानी कि ये जो सैप्रो जो मीनिंग है इसका निकलता है जो रॉटन, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन सड़ी हुई वस्तुओं से लेते हैं। अब जैसे कि सड़ी हुई वस्तु क्या हो सकती है? जैसे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनसे या पत्तियों से, या घरों में जो खाना सड़ता है, ब्रेड वगैरह जो होती है, उससे ये क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशंस जो लेते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस जो इनको मिलता है वो उससे लेते हैं। अब सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर कौन कौन सी चीज़ होती है? जैसे फंगस होता है ना, फंगस वगैरह जो होते हैं, या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इन सड़ी हुई चीज़ों से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं या भोजन लेते हैं। तो द सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डेड and decaying matter and convert them into simpler substance outside their body. ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सड़ी हुई वस्तु से, सड़ी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. So please note that saprophytic nutrition is also known as saprophytic nutrition. अब आपको समझ में आया कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उस न्यूट्रिशन को कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सड़ी हुई पेड़ पौधे, सड़े हुए पत्तों से, सड़ी हुई वस्तुओं से, घर के खाने जो होते हैं जैसे ब्रेड वगैरह है जिन पे फंगस आ जाती है, ये जो है, ये जो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उनसे जो है वो अपने लिए भोजन ग्रहण करते हैं। और ऐसे भोजन ग्रहण करने वाले जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फंगस होता है, और या हम जिनको हम जैसे जंगलों में कुकुरमुत्ते उग आते हैं जिसको हम मशरूम्स कहते हैं, जंगली मशरूम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, और बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो इसी तरीके से सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा लेते हैं। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कि क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड करके दूसरे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स derives its food from the body of another living organisms called its host without killing it. मतलब पैरासाइट वाले वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर से, बॉडी से अपने लिए भोजन प्राप्त करते बिना उन्हें मारे। उनको मारते नहीं है, लेकिन उनको नुकसान होता है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपने लिए भोजन प्रिपेयर कर रहा है, कोई प्लांट अपने लिए भोजन प्रिपेयर करता है और उस पर दूसरा प्लांट जो है वो उसको ऊपर बेल, जैसे अमरलता की बेल होती है, अमरलता की बेल उसके ऊपर चढ़ के और उसकी जड़ें जो होती हैं वो स्टेम में और ब्रांचेस में क्या कर जाती हैं, उससे जकड़ लेती हैं, उसके अंदर एंटर करने लगती हैं। और वो जो अपने प्लांट जो अपने पेड़ के लिए भोजन तैयार करता है, वाटर सप्लाई करता है, या भोजन जो बनाया जाता है, उनको जो पत्तियां मिल करके भोजन बनाती हैं, पत्तियां हैं और क्लोरोफिल वगैरह बनाती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। वो अपने लिए नहीं इस्तेमाल वो अपने आप भोजन नहीं बनाते, बल्कि उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे कि रिंग वर्म्स वगैरह, टेप वर्म्स वगैरह। ये क्या होता है, ये कीड़े जो पेट में पनपते हैं आंतों के इंटेस्टाइन के अंदर जा कर के, ये अपने आप को इंटेस्टाइन के अंदर जकड़ लेते हैं। और जब भी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी न्यूट्रिशन को ये अपने अंदर सोख लेते हैं। और इससे जो होता है, होस्ट जो होता है जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं, उसको वो मरता नहीं है, लेकिन उसको नुकसान होता है और उससे उसको बीमारियां भी हो जाती हैं, है ना। और इसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, और एनिमल्स जैसे डॉग है, कैट है, टाइगर है, डियर है, और जो भी एनिमल्स हैं जो कि अपना भोजन जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, ये पैरासिटिक जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेने वाले जो जीव जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, उनका भोजन अपने में ले लेते हैं। जैसे कि राउंड वर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ मैन एंड हिज डोमेस्टिक एनिमल्स। राउंड वर्म्स जो होते हैं या टेप वर्म्स होते हैं, है ना, ये सारे और बहुत तरीके के वर्म्स होते हैं, सिर्फ यही वो 2 वर्म्स नहीं होते। और जानवरों में जैसे कि एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, या काव है, बफलो है, या दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, टिक्स, लाइस और लीचेस वगैरह जो है इन पे चिपक जाती हैं और इनके ब्लड को सक कर लेती हैं। इससे जो होता है, ये जानवर जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये बीमार हो जाते हैं, ये वीक होने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर की न्यूट्रिशन दूसरे पैरासिटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनको ले लेते हैं। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, है ना, which may be a plant product or an animal product. Plant product भी हो सकता है, animal product भी हो सकता है। Most of the animals including human beings take the solid food into their body by the process of ingestion. है मतलब इंजेक्शन के प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये फूड को हम सॉलिड फूड को खाते हैं, अपने अंदर लेते हैं, है ना। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और द इंजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड या ब्रोकन डाउन into simpler substance which are then absorbed into the cell of the body, and the undigested and unabsorbed waste material are ingested यानी thrown out of the body. हम जो भी भोजन खाते हैं हम सॉलिड फूड खाते हैं, और कुछ एनिमल्स भी खाते हैं, है ना, प्लांट्स खाएंगे या दूसरे अदर एनिमल्स को खाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे ह्यूमन बीइंग्स या ऐसे जो सॉलिड फूड को खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको सिंपलर उसको हमारे बॉडी के अंदर वो जा करके और क्या करता है, सबसे पहले तो क्या होता है, हम लोग जब अपने मुंह के अंदर सॉलिड फूड डालते हैं तो हम ऐसे सॉलो तो नहीं कर लेते, उसको हमें चबाने के लिए हमारे दांत दिए गए हैं जिससे कि हम उसको चबाते हैं, उसको खाते हैं।
चबा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको सॉलो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कई प्रकार के जूसेस निकलते हैं जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो जूसेस जो होते हैं उनको वो उस सॉलिड फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके अंदर जैसे कि एक चक्की के अंदर आटा पीसा जाता है, हमारे स्टमक के अंदर ये सॉलिड फूड जो है जा कर के पिसता है, और इसके अंदर दूसरे जूसेस जो कि हमारे पैनक्रियास से निकलते हैं या हमारे गॉल ब्लैडर से निकलते हैं या हमारे अंदर स्टमक के अंदर जो भी जूसेस आते हैं लिवर से निकल करके, इस तरीके से ये जूसेस जो हैं इस खाने के अंदर मिल करके इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जब ये इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा ये इसके अंदर से सारे न्यूट्रिशन क्या कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। और जितना भोजन जो नहीं पचता है या जो वेस्टेज होता है, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो, उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देती है और वो बाहर फेंक दिया जाता है अनडाइजेस्टेबल फूड के रूप में, है ना। तो द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन organisms take the complex organic food material into its body by the process of indigestion. Organisms, the undigested and unabsorbed part of the food is thrown out of the body of the organisms by the process of ingestion. है ना, जो भी फूड हम नहीं पचा पाते हैं, जो हम नहीं खा पाते, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको एजेशन प्रोसेस के द्वारा हम अपने उस फूड को अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। The human beings and the most of the animals have a holozoic mode of nutrition. ह्यूमन बीइंग और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ये 3 प्रकार से होता है। एक सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, वो सड़े गिले चीज़ों पे, जैसे पेड़ पौधे या उनके तने जब सड़ने लगते हैं या पत्तियां सड़ती हैं या घर का सड़ा हुआ भोजन जो होता है उनके ऊपर वो जो फंगस और बैक्टीरिया और दूसरे जो ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े हुई चीज़ों को खाते हैं, वो उनको अपना ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो उनको अपना भोजन बना लेते हैं जो दूसरे सड़े हुए चीज़ों पर रहते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के बॉडी से, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से, अलाइव ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जा करके और उनके न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले लेते हैं और खाते हैं, और उससे जो है जो होस्ट जो होता है, यानी जिसके अंदर वो जा करके जिसके भोजन को वो चुरा रहे होते हैं, उसके वो होस्ट जो होता है वो मरता नहीं है, लेकिन क्या होता है वो उससे नुकसान होता है। इन रिटर्न ये इनको कुछ नहीं देते, बल्कि रिटर्न में क्या मिलती है, वीकनेस एंड डिजीजेस, है ना। अब जैसे कि मच्छर है, मलेरिया का मच्छर क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर बैठता है या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बैठता है, और हमारा वो किसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है उनका, वो हमारा खून को चूस लेता है, और खून को चूसने के बाद उसके जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं, और उससे हमें मलेरिया हो जाता है, यानी कि जो होस्ट होता है वो बीमार पड़ जाता है। तो पैरासिटिक जो होता है न्यूट्रिशन, ये काफ़ी खतरनाक होता है उन होस्ट के लिए जिनकी बॉडी से ये पैरासाइट्स वाले जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भोजन लेते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, जो थर्ड पॉइंट है, वो सॉलिड फूड के लिए होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स, जो कि हम लोग सॉलिड फूड लेते हैं। सॉलिड फूड कहाँ से लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं, मीट खाते हैं, या वेजिटेबल्स लेते हैं, ये तरह की सारी सब्जियों को, और ये सब ही सॉलिड फूड, और हम लोग क्या करते हैं उसको चबाते हैं,
चबाने के बाद उसके केमिकल रिएक्शन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर केमिकल्स मिक्स होने लगते हैं और होते होते वो क्या होने लगते हैं, वो जाते हैं पेट के अंदर, वहाँ पर दूसरे जूसेस निकलते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे पेट में जाता है, पेट में मतलब इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी जो है, हमारे इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि ब्लड में मिला देती है, जो कि न्यूट्रिशन हमारी सेल्स में जा कर के और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट होकर के एनर्जी पैदा करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो वाटर के रूप में हो और चाहे वो सॉलिड रूप में हो, वो हमारी बॉडी जो है उसको बाहर निकाल देती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो किनके द्वारा लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, giraffe, frog, fish and amoeba etc. have the Holozoic mode of nutrition. ये जो है वो Holozoic nutrition होते हैं। तो और जो इसमें जो है, अब हम आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, आप सबको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे, जो उनकी रूट्स होती हैं, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो तो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ज़मीन में जा कर के, ज़मीन में जो जब पानी पड़ता है, उन पानी में जो मिट्टी के अंदर मिले हुए सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको वो या आयरन होता है या जितने भी मिनरल्स उसके अंदर सॉइल में पाए जाते हैं, और जो खाद वगैरह हम लोग डालते हैं, खाद के द्वारा उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको वो पानी में वो घुल जाते हैं। जब पानी में डलता है तो पानी में घुल जाते हैं, और पानी में घुलने के बाद जड़ों में एक छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे उन पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ऊपर पास करती हैं, जो स्टेम के द्वारा प्लांट्स के अंदर जाते हैं और वो पूरे पेड़ को सप्लाई देती हैं पानी। और उस पानी के अंदर मिले हुए मिनरल्स जो होते हैं वो पूरे प्लांट में मिलते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। और सिर्फ इसी से काम नहीं चलता, पेड़ की वो पत्तियां जो कि ग्रीन कलर में, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लेकर के, जो कि जड़ों के द्वारा सप्लाई दिया जाता है, उसको लेकर के पेड़ पत्तियां जो हैं अपना भोजन बनाती हैं। और भोजन किसके प्रेजेंस में बनाती हैं? सनलाइट के, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो उनको एनर्जी देती है। और इसमें पत्तियों के पीछे छोटे छोटे महीन पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो सन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों में होता है, वो अपने अंदर क्या करता है, सन रेज को ट्रैप करके, और उसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल मिलकर के सनलाइट के प्रेजेंस में वो पेड़ के लिए भोजन बनाती हैं। और वो भोजन जो होता है, जैसे कि द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। और ये जो ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं, जो कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ये लीव्स को मदद करते हैं किस चीज़ के लिए? सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसको मदद करते हैं। और ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जिस समय फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जिस समय फोटोसिंथेसिस होता है, उस समय ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, बाहर हवा में मिल जाती है। और क्या होता है, और इस तरीके से ग्रीन लीव्स जो होती हैं प्लांट के लिए फूड को बनाती हैं, जो कि एक सिंपलर शुगर के रूप में उसको बनाती हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो क्या हो जाता है,
दूसरे उसमें चेंज हो करके, और वो किसके रूप में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज जो पत्तियां बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, वो ग्लूकोज चेंज हो जाता है स्टार्च के रूप में, ठीक है ना। और वो स्टार्च जो होता है, वो स्टार्च क्या होता है, लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि पेड़ पौधों को आगे अपने पूरे पेड़ को भोजन सप्लाई करता है। और भोजन सप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ स्टार्च होता है वो पत्तियों के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। और वो लीव्स के अंदर स्टार्च स्टोर हो जाता है। और फिर जब हम the food like carbohydrates prepared by photosynthesis contains chemical energy stored in them. Thus, the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate, यानी कि वो सनलाइट जो है वो पत्तियों के साथ मिल करके, ग्रीन प्लांट्स के साथ मिल करके एक एनर्जी के द्वारा क्या करती है, केमिकल एनर्जी के द्वारा क्लोरोफिल बनाती है, जो कि वो पत्तियां भोजन बना के तैयार कर लेती हैं। और ये जो है, ये भोजन जो है फिर यही स्टोर हो करके जो स्टार्च होता है, जब फ्रूट्स वगैरह बनता है उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर सारे वाइटामिन्स जो कि मिल करके जो भोजन को जड़ें वगैरह देती हैं, वो पूरे पेड़ में मिलता है, उसके फूल में मिलता है, फूल से फल में आता है, और फल बन करके जब तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग जब खाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें जो हैं, जो सारे वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को मिलती है। ऐसे न्यूट्रिशंस हम लोग लेते हैं। अब आगे हम जो हैं इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे, जो कि now we will now describe what actually happening during the process of photosynthesis. अब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के दौरान क्या क्या होता है। A photosynthesis takes place in the following 3 steps. 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस ये अपना काम करता है। अब 3 स्टेप क्या प्रोसेस है ना। अब हम बताते हैं पहला प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी यानी सन से जो लाइट लेते हैं, जो सन की जो गर्मी लेते हैं या रोशनी लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं लाइट एनर्जी के द्वारा। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन करते हैं बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोजन के द्वारा क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, जो कि किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, है ना। वो केमिकल एनर्जी किससे लेते हैं, केमिकल एनर्जी है obtained by the transformation of light energy, यानी कि सूरज की रोशनी से वो लाइट एनर्जी ले करके और कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। Now, please note that the 3 steps involved in photosynthesis need not take place one after the other immediately. ये जो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये तुरंत एक के बाद एक नहीं होने लगता, तुरंत नहीं होता है। क्या होता है, दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम। ये अलग अलग टाइम में ये अपना काम करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट में जो रेगिस्तान में जो प्लांट पाए जाते हैं वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड किस समय लेते हैं, रात के समय लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे। और ये जो है अपने प्रोडक्ट को तब बनाते हैं जब दूसरे दिन सूरज उगता है
और सवेरे जब दूसरे दिन सूरज उगता है उसकी लाइट को लेकर के, सन की लाइट को लेके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो नेक्स्ट डे उसको यूटिलाइज करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हो बनेगा उसमें हम कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद और आगे पढ़ाऊंगी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े, जिसमें हमने सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा। और ये तीनों चीज़ में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन है, जो कि सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने भोजन सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, जिसमें कि ऐसे पौधे आते हैं जो कि उनके पौधों के ऊपर जैसे कि कुछ बैक्टीरियास होते हैं, फंगस होता है और जैसे मशरूम्स वगैरह होते हैं, ये सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर ही उगते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन उनको कहते हैं जो कि अपने भोजन को दूसरे अपने होस्ट से लेते हैं। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जा कर के उनके ब्लड को सक करते हैं और उनको मारते नहीं हैं बल्कि उनके भोजन को चुरा करके और अपने को अलाइव रखते हैं। और इससे जो है वो इन रिटर्न वो उनको कुछ नहीं देते। उनको क्या मिलता है सिवाय कमज़ोरी और बीमारी के। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था मलेरिया कि मच्छर काटता है और उसके बाद मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो कि पैरासाइट जैसे राउंड वर्म और वो पड़ जाते हैं, टेप वर्म्स वगैरह और दूसरे वर्म्स पड़ जाते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स के अंदर ऊपर जो टिक्स हैं या लीचेज हैं या लाइस हैं, ये सब पड़ जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये सब पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे अपने होस्ट से क्या लेते हैं, उनका ब्लड चूस करके या दूसरे प्लांट के ऊपर अमरबेल जो होती है वो चढ़ करके उसमें से अपना भोजन ले लेती हैं। यानी ये चोरी करते हैं, अपने होस्ट के ऊपर चढ़ करके उनसे भोजन अपने लिए लेते हैं। अच्छा, तीसरा होलोजोइक होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमन बीइंग और बहुत से एनिमल्स लेते हैं जो सॉलिड फूड लेते हैं, और सॉलिड फूड उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। उनके अंदर केमिकल्स मिल करके बॉडी के अंदर से बहुत से जूसेस निकलते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जितना ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है वो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जो वेस्टेज होता है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, मैंने आपको अभी बता दिया कि न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स रूट्स के द्वारा होता है, जो कि सॉइल में से वाटर और मिनरल्स अपने अंदर सोख करके पूरे प्लांट को सप्लाई करती हैं। और प्लांट्स में जो लीफ होती हैं, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर जो वो रूट से लेते हैं उससे, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट से एनर्जी ले करके और वो अपने पत्तियों के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। शुगर जो है वो क्या स्टार्च में चेंज हो जाता है उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद, और जितने पौधे को ज़रूरत होती है उस स्टार्च को यूज़ कर लेता है और बाकी उसकी लीव्स में स्टोर हो जाता है, जो कि आगे उसके पौधों को आगे अपने फ्रूट्स को और बनाने में यूटिलाइज करता है। इस तरीके से हमने आज इतना पढ़ा है। आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, अपने को पॉइंट्स जो मैं बताई हूँ उनको लिखिए और मेरे वीडियो को सुनते जाइए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते जाइए, और जिससे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन से कंडीशंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको शो करेंगे जो को फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ओके, गुड बाय एंड गुड लक।